हेलो गाइस, वेलकम टू शेड। मेरे सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शेड के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो क्लास 11 से अब 12th में जा चुके हैं और कुछ जा चुके हैं, कुछ ढकेले जा चुके हैं। और बट मैं यही बोलूंगा कि गाइस, कभी भी फेल्योर से या 11th में तुम्हारा जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है उससे परेशान और चिंतित नहीं होना है। द बेस्ट थिंग इन लाइफ टू स्टार्ट। क्लास 11 समटाइम्स बैड एक्सपीरियंस इसलिए भी देता है कि तुम क्लास 12 में जो तुम्हारी एनर्जी उसमें तुमने नहीं लगाई है वो तुम क्लास 12 में पुट कर दो। एक बेटर डिसिप्लिन तुम्हें डेफिनेटली गाइस, अगर तुम्हारा 11 तुमको ऐसा लगता है कि 11 तुम्हारा बर्बाद हो गया है तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11 बर्बाद नहीं हुआ है गाइस, उसका यूटिलाइजेशन, वो जो तुम्हारा उस फ्रस्ट्रेशन, जो तुम 11 नहीं पढ़ने के बाद तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन आया है, उसको तुम पॉजिटिवली क्लास 12 में लगा के तुम आज भी अपने सारे एग्जाम, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो मेडिकल एग्जाम हो, आप जिसके भी स्टूडेंट हैं, आप बेस्ट लेवल पे उसको कर सकते हो। प्यारे बच्चों, बस मैं यही बोलूंगा कि यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी नाउ। क्लास 12th में आ गए हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, सबके आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से करने। वन क्लास वन डीपीपी, आज भी आपको एक डीपीपी मिलेगी। डेली लेवल पे जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी डीपीपी सॉल्व करनी, एक डीपीपी की आपको अलग कॉपी बनानी है और डीपीपी को सॉल्व करना है। एक दिन मैं आपको, जो आपकी क्लास 4 o'clock से होती है, एक दिन आप 3 से 4 आओगे, वो डेडिकेटेड डीपीपी डिस्कशन सेशन होगा। एक दिन आप 3 से 4 आओगे फिजिक्स के लिए, एक दिन 3 से 4 केमिस्ट्री के लिए, एक दिन 3 से 4 बायो के लिए। उसमें सिर्फ अपने डाउट आप क्लियर करोगे, आप टीचर आपके अवेलेबल होंगे, आपको जो भी डाउट होगा आप उसने डाउट से पूछोगे। आपको हर महीने में आपके 2 टेस्ट होंगे, हर 15 दिन पे और हर 30 दिन पे। एक को बोलेंगे एसएफटी और एक को बोलेंगे एससीएमटी, दैट इज शेड फोर्टनाइटली टेस्ट एंड शेड कॉमन मंथली टेस्ट। तुमको 2 टेस्ट पे फोकस करना है। उसका पूरा एकेडमिक प्लानर क्लास के बाद तुम एक्सेप्ट भी कर सकते हो और मैं वीडियो की लिंक में और डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूँ आने वाले वीडियो के, ठीक है। तो गाइज, क्लास 12, सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्लास 12 की फिजिक्स भी इतनी ही डरावनी है जितनी क्लास 11 की फिजिक्स थी? तो उसका आंसर है नहीं। क्लास 12 की फिजिक्स बड़ी हसीन है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुलझी हुई है। तो क्या क्लास 11 की फिजिक्स कैसी थी? और वो भी एक अलग ही हसीना थी। लेकिन क्लास 12 की फिजिक्स में यार कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले याद है। इफ यू आर नोइंग द फॉर्मूले, एक तरीके से चलेगी फिजिक्स। 11 में हिच पॉच चलती है ना फिजिक्स, पढ़ लिया पूरा एनएलएम, सवाल दिया गायब हो गए। सर ये कौन सी बात है, आप सवाल एक कराते हैं फिर दूसरा सवाल दे देते हैं, उसमें वो कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। इसमें तो नॉर्मल इधर से लग रहा था, उसमें नॉर्मल उधर से लगने लगा। उसमें रस्सी का टेंशन इधर था, इसमें स्प्रिंग ने भोग दिया। ये क्या था सर? मजाक बना दिया था 11 की फिजिक्स। लेकिन क्लास 12 की फिजिक्स बड़ी सिंपल है। क्लास 12 की फिजिक्स में आपको सिंपल सा क्या करना है, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको समझना है आपको। रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, दिमाग में ज्यादा चीजें रह सकती हैं, तो क्लास 12 की फिजिक्स को अच्छे से कर लूंगा। तरीका क्या होगा, मैं हेडिंग लिखूंगा, उसको समझाऊंगा, उसका एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले में मैं 2 सवाल कराऊंगा। वो सवाल, उसी तरह के सवाल इंजीनियरिंग मेडिकल में भी आएंगे, बोर्ड्स में भी आएंगे। समझे? इजी है ना? लग रहा है ना इजी? 3 चीजें मेजर हैं क्लास 12 की चीज में, 3 चीजें मेजर हैं। पहला, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर ये नहीं है तो चाहे वो क्लास 12 की फिजिक्स हो, चाहे क्लास 11 की फिजिक्स हो, अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है गाइस, तो नहीं कर पाओगे कुछ। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेशन एंड फॉर्मूले। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि गाइस बोर्ड्स में इस पे बहुत ज्यादा सवाल आएंगे। बोर्ड से इन्हीं दोनों से चीजों से पे समेट जाता है। फिर तीसरी चीज है वो है न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स। सर ये क्या, ये दोनों चीजें तो एक ही होती हैं। न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स तो एक ही चीज है। सर आपने अलग अलग क्यों लिखा? न्यूमेरिकल जो आता है, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं उसको न्यूमेरिकल कहते हैं, और जो इंजीनियरिंग मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है उन्हें प्रॉब्लम्स कहते हैं। न्यूमेरिकल्स का इंटीग्रेटेड वर्जन, न्यूमेरिकल में थोड़ा और दिमाग लग गया तो प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल बच्चों की भाषा में अगर मैं बोलूं
तो ये है प्रॉब्लम, ये है। तो फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन इज न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम में थोड़ा सा मजा दे दे, किरकिरी दे दे, वो प्रॉब्लम्स है। तो किस पे तुम लोग जानना चाहते हो, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स कि दोनों पे? अगर प्रॉब्लम सॉल्व तुमने प्रॉब्लम कर ली लेकिन न्यूमेरिकल नहीं किया तो हो पाएगा क्या? ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स क्यों टफ लगती है? वो क्या करने लगता है लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया होता है, नहीं समझे। पहले क्या करना है फिर क्या करनी है, नहीं समझे, नहीं समझे। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले किसी चीज को कॉन्सेप्चुअली समझना है, सर जो बता रहा है उसको अच्छे से समझना है। दूसरी, देखना है रिजल्ट आ कैसे रहा है, समझ गए? रेडीमेड एक फॉर्मूला बना के रख लिया। मम्मी लोग क्या करती हैं, अचार बना के रख लेती है ना, मम्मी अचार दे तो रुको एक सेकंड बेटा, आम काटे अचार बनाने लगे, क्या करती है, बना के रख लेती। जिसका यूज बार बार होना है उसको बना के रख लेंगे ना, नहीं आया तो जिसका यूज बार बार होना है उसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेशन एंड फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे सिंपल तो क्या होगा वो, और जब उसी न्यूमेरिकल में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल का तड़का लग जाएगा तो क्या बन जाएगी वो। तो हमें बस ये 4 चीजें करनी है, नहीं समझे, कर लोगे तो गाइस ये है। अब आने वाले 3-4 महीना हम क्या करने वाले हैं, मौज मस्ती। तो 3-4 महीना और मिल जाता, क्या करने वाले हैं 3-4 महीना। 12th में कुछ यूनिट्स हैं, जैसे सबसे बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और आने वाले 3-4 महीना हम यही पढ़ने वाले हैं। बाप रे, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी यूनिट 3-4 महीना। यस, पूरे 12th का अभिमान है ये, पूरे 12th का संसार है ये, पूरी 12th की जान है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें भी 3 यूनिट्स हैं छोटी छोटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ब्यूटी है यार। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्टिक्स। याद आए होंगे 10th के ऊपर, थोड़ा कॉनकेव मिरर ला दे, अरे नहीं आया। ऑप्टिक्स में भी इसमें 2 पार्ट है, ऑप्टिक्स में भी 2 पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, नहीं आया, ठीक है। उसके बाद एक और यूनिट हमें आएगी, हमें जगाने आएगी, थोड़ा मजे देने आएगी, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। सर बहुत हो गई ओल्डली वाली बातें हैं, थोड़ा नई फिजिक्स के बारे में तो बता देना। मॉडर्न फिजिक्स, इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं, और भी इंटरेस्टिंग है ये। और उसके बाद जो आएगी हमारी यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिससे दुनिया चल रही है भाई। तुम्हारे मोबाइल फोन से लेके स्मार्ट वॉच तक, तुम्हारे टैब से लेके तुम्हारे टीवी तक, वो हर जगह है, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। बहुत हसीन होने वाली है ये राइड। बस मैं अपने प्यारे बच्चों से यही दरख्वास्त करूंगा, मत लेना लेफ्ट और राइट, करते रहो ये राइड। बिल्कुल भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। जो भी तुमने 11th में पाप किए हैं उसको धुलने का वक्त है। ये एक साल गंगा स्नान का समय है, गंगा नहा लो, पढ़ाई कर लो, सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद जो करना है करना, बस ज्यादा कुछ मत कर देना। याद है, समझ में आया? तो भाई इसमें जो सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी में इसको 2 पार्ट में रखा गया है। एक पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, और एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बहुत सिंपल सी बात है गाइस, एक टर्म होता है चार्ज। क्या है? चार्ज। सुना है इसके बारे में कभी? नहीं भी सुना होगा, डोंट वरी, सिखा दूंगा।
बस अभी इतना याद रखो। एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चार्ज अगर रुका हुआ है और अगर हम उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, इसके वजह से वो क्या होता है, ये फोर्स कितना लगाता है, इसकी एनर्जी कितनी है, तो दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of stationary charges. Are you getting my point? अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें इतने में तो मजा आता नहीं। अब हमने इस चार्ज को क्या किया? मूव करा दिया। हमने इस चार्ज को मूव करा दिया। वाह! तब जब चार्ज मूव करने लगा तो इस प्रॉपर्टी को हमने, इस प्रॉपर्टी को बोला करंट। क्या बोला? और यूनिट बन गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज रुका था क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज मूव करने लगा, और चार्ज मूव करने लगा तब चार्ज मूव करने लगा तो क्या बना? करंट। जब चार्ज मूव करने लगा तो उसके चारों तरफ एक अलग फील्ड डेवलप हो गई, एक अलग चीज डेवलप हो गई, एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। और यही हमारी क्या है? तीसरी यूनिट। पहले चार्ज को रोकेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर चार्ज चलने लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? और उसके बाद चार्ज जब चलेगा तो उसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप होगी, उसको क्या बोलेंगे? क्या सब कुछ इंटर रिलेटेड है? क्या सब कुछ ऑर्गेनाइज दिख रहा है? सबसे पहले तो पढ़ने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, हमें पढ़ना कैसे है, हमें पढ़ना कैसे है। सर पढ़ने की हमारा सिंपल तरीका क्या होगा? पढ़ने का बेटा सिंपल तरीका ये होगा, सबसे पहले आप जो नोट्स होंगे उनको पढ़ोगे, नोट्स में जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उनको घर जाके लगाओगे, और साथ में जो मैं डीपीपीस दूंगा उनको लगाओगे। जब डीपीपीस कर लोगे तो इंजीनियरिंग आईआईटी का, अगर आप आईआईटी जेई के एस्पिरेंट हो तो जेई के पीवाईक्यूज करोगे, और अगर नीट के एस्पिरेंट हो तो नीट के पीवाईक्यूज करोगे। जो भी आपके टेस्ट लेंगे होंगे उनको आप बिल्कुल सीरियसली दोगे, उनसे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। हर टेस्ट आपके लिए जरूरी है, और हर टेस्ट को एनालिसिस करोगे, अपनी गलतियों को, मिस्टेक को देखोगे, और उसको फिर से अगले टेस्ट के लिए लग जाओगे। सर हम पढ़ के भी टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाए और अगर हम डिमोरलाइज हो गए तब क्या? उसके लिए शेड संवाद है। हर महीने आपका होगा एक काउंसलिंग और मोटिवेशन सेशन, जिसमें होगा गाना बजाना और मेरा डांस। कहने का मतलब डोंट वरी, वेल प्लान्ड चीजें हैं, बस हमको चाहिए सिलेक्शन। और सिलेक्शन होगा कैसे? जब तुम पढ़ोगे, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ शेड से होता है। चलो गाइस इधर देखते हैं, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। चलो अभी हम बात करते हैं, अब हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहला चैप्टर हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर 1 एनसीईआरटी का है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अच्छा गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, ये जो चैप्टर है, ये है इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? व्हाट इज दिस चार्ज? सपोज करो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी। पत्थर। क्या है ये? पत्थर। 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 क्या ये क्या है? पत्थर तो है ये भी। ये क्या है? चार्ज पत्थर। सर क्या डिफरेंस हुआ इस एक पत्थर में और चार्ज पत्थर में? चार्ज पत्थर
किसकी प्रॉपर्टी है? पत्थर की। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी में भी आ सकती है, मुझ में आ सकती है, इस स्टाइलस में आ सकती है, मेरे वॉच पे आ सकती है, मेरे बालों में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। ठीक है सर, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो आ सकती है। अच्छा, अगर मैं नहीं होता तो चार्ज आ जाता क्या मुझ पे? नहीं, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एक मास ग्रहण करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स, अबे यार इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो फिजिक्स एक प्रॉपर्टी है जो तुम अपने अंदर ला सकते हो। बोलो हाँ या नहीं आया? क्या फिजिक्स एक हुनर है जो अपने अंदर ला सकते हो? है। लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मैं फिजिक्स को पढ़ा देता। तो क्या चार्ज होने के लिए मास जरूरी है? बोलो यार, क्या हर मास पे चार्ज है? क्या हर चार्ज के लिए मास जरूरी है? क्या हर मास पे चार्ज है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहला पॉइंट लिख लो जल्दी से। चार्ज के लिए मास जरूरी है, बट मास इज नॉट नेसेसरी फॉर, बट चार्ज इज नॉट नेसेसरी फॉर मास। समझ गए? फॉर चार्ज मास इज नेसेसरी, बट फॉर मास चार्ज इज नॉट नेसेसरी। ठीक? कोई कष्ट तो नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है। अब ये पत्थर था और ये पत्थर था, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या? इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है और इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मास प्लस चार्ज। मास की प्रॉपर्टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। नहीं आया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मास की प्रॉपर्टी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे चार्ज की प्रॉपर्टी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कहीं पे भी क्यू दिख गया मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज की प्रॉपर्टी है या नहीं? कहीं पे भी क्यू दिखा उसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज की प्रॉपर्टी है या नहीं? है? है भाई। अब सवाल यह आता है कि अगर चार्ज की प्रॉपर्टी है इसके पास, तो सर इस प्रॉपर्टी से होगा क्या? मान लेते हैं सर हमारे पास मास था, हमने चार्ज की प्रॉपर्टी ले ली, होगा क्या? बहुत बड़ी चीज होगी। इस चार्ज की प्रॉपर्टी से मैं किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता। नहीं समझे? अगर मेरे पास मास था तो मैं दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता था। हालांकि मास अट्रैक्ट कर सकता है लेकिन रिपेल तो नहीं कर सकता था। लेकिन चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी अगर मेरे अंदर आ जाए, तो अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया मेरे पास, तो मैं उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर दूंगा। जैसे गाइस, अब मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे सपोज करो कि हम लोग इंडिया में हैं, हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन मान लो तुमको फ्रेंच सिखा दी मैंने, और तुम फ्रांस गए और तुम्हें कोई फ्रेंच सिटीजन मिल गया, तो उस फ्रेंच की प्रॉपर्टी जो तुमने सीखी है अलग से, उससे क्या फायदा होगा? कि तुम किसी फ्रांस के पर्सन से बात कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? नहीं तो हिंदी बोल रहे हैं, अरे भैया सुनिए है फ्रांस, मार के चला गया। क्या हुआ? बात समझे? बात समझे? अच्छा, अगर मैं ये बताओ कि अगर मैं फ्रेंच नहीं सीखता तो मर जाता क्या? लेकिन क्या नहीं कर पाता? फ्रांस की उस सुंदर कन्या से बात नहीं कर पाता। बोलो यार। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ज की प्रॉपर्टी से यू कुड टॉक, यू कुड जस्ट शेयर द नंबर्स। अब गए पहुंचे 93458 मार के, ठीक है, रोल नंबर बता रहे हैं क्या? बात समझे? तो वैसे ही चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से एक बॉडी जिसके पास चार्ज है वो दूसरी बॉडी को जिसके पास चार्ज है उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते। समझे? फंडी क्लियर हुए? पहला स्टेप क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। पहला स्टेप क्या था? दूसरा डेरिवेशन फॉर्मूला, तीसरा, चौथा प्रॉब्लम्स। तो ये हम किस पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्लियर हुई बात? तो गाइस,
पहले इतना नोट करो और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो। ये डायग्राम बनाओ पत्थर का, नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखने वाला हूं मैं, फंडे बिल्कुल क्लियर। कभी तो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर कराओ, कभी तो चार से मुझे मिलाओ। मास प्लस चार्ज, जब भी टेस्ट होगा यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स खोलोगे, फास्ट ट्रैक 2x स्पीड करोगे और देख लोगे, नोट्स रिवाइज कर लोगे। समझे? कोई कष्ट? लिख लो जल्दी से। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी charge is the property due to which a charged body can attract or repel another charged body. ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, देखो इधर। अच्छा, कोई बहुत गोरा है, तो गोरा है, भूरे ये सब है, तुमको दिख गया ये गोरखपुर में, तो क्या बोलोगे? अंग्रेज बोलोगे ना, ये तो अंग्रेज जा रहा है बोलोगे ना, ये तो वो गोरापन भूरे बाल है तो उसकी प्रॉपर्टी थी, तुम ये बोलोगे? वो देखो एक इंसान जा रहा है जिसके बाल भूरे गोरा, तुम डायरेक्ट बोल देते हो ना अंग्रेज। तो अगर एक मास जिसके पास चार्ज है उसको डायरेक्टली इंसान क्या बोल देता है? चार्ज। वो देखो चार्ज आ रहा है, वो देखो चार्ज आ, समझे? अब ठीक है, चार्ज सर समझ गए। अब हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक बॉडी है जिस सर एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जिसके वजह से एक बॉडी जो दूसरी बॉडी होती है जिसके पास चार्ज हो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। यही किया हमने, यही सीखा ना। अब दूसरा पॉइंट यह आता है गाइस कि ये चार्ज आता कैसे है, चार्ज की प्रॉपर्टी आई कैसे? क्या सर तपस्या करना पड़ेगा, रात भर ओम का 300 बार जाप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा चार्ज लाने के लिए, क्या करना पड़ेगा? चार्ज प्रॉपर्टी आती कैसे? रीजन बिहाइंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये आती कैसे? तो बेसिकली गाइस, चार्ज की प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस इंबैलेंस है। किसका? हम, ये हमारी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसके पास मैं बात करूं तो अगर इसके पास सपोज करो 5 प्रोटॉन, अगर न्यूट्रल बॉडी है तो 5 प्रोटॉन होंगे, 5, पता है ना ये प्रोटॉन्स। और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बॉडी तो क्या होगा? 5, 5। क्या कहते हो, ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है क्या कि नहीं? है कि नहीं? न्यूट्रल है, सही बात है सर भाई, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, दिस बॉडी इज न्यूट्रल। अब सवाल यह आता है कि अगर 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉडी न्यूट्रल है। 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉडी न्यूट्रल है। अब मैं क्या करने वाला हूं, धीरे से मैंने क्या किया, बॉडी को पता भी नहीं चला, मैंने एक इलेक्ट्रॉन से दोस्ती की। और इलेक्ट्रॉन क्या हालचाल, क्या लिख, क्या मिलेगा पढ़ लिख के,
और तो मूवी भी देख के आते हैं। नहीं नहीं, मैं बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता, गलत है, बॉडी मुझे डांटेगी। अरे इलेक्ट्रॉन पागल है, चलो मैं खुद बाहर घूम रहा हूँ, चलो। नहीं, ये गलत होगा। लेकिन जब डेली कोई ऐसे बोलने लगेगा तो आदमी का दिमाग खराब होगा ना। एक दिन इलेक्ट्रॉन ने ऐसी गलती कर दी, प्रोटॉन अच्छा कभी बॉडी से मूव नहीं करता है, प्रोटॉन फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के अंदर से किसी चीज को निकालना बहुत कठिन है, लेकिन जो बाहर घूम रहा है फ्री घूम रहा है, उसको निकाल के ले जाना आसान है ना। नहीं है। धीरे से, इसके पास 5 प्रोटॉन थे, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले क्या कर रहा था? पहले ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को नलिफाई कर रहा था, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को नलिफाई कर रहा था, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को नलिफाई कर रहा था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को नलिफाई कर रहा था। इस बेचारे पॉजिटिव का एक पेयर तो ले गया वो, तो ये पॉजिटिव अकेला रह गया क्या? हमको तो दोस्तों ने डुबोया, गैरों में कहां दम था। हम तो इसलिए चार्ज हुए क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया। हर समय राइमिंग नहीं होगा, हर समय कविता सुननी है। हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये जो बॉडी थी इसका नाम रख लेते हैं टिल्लू। तो बताओ टिल्लू चार्ज हुआ कि नहीं? अरे नहीं आया। टिल्लू चार्ज हुआ कि नहीं? और टिल्लू चार्ज हो गया और टिल्लू पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एकदम से। दूसरी दोस्त जो थी उसकी राबड़ी, तो टिल्लू के पास बची और टिल्लू बहुत राबड़ी, टिल्लू क्या हो गया? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझसे दूर चली जाओ। क्या हो गया टिल्लू? नाउ आई एम चार्ज्ड। नहीं समझे? वो टिल्लू जो ऑर्डिनरी पर्सन था, जो न्यूट्रल था, वो क्या हो गया? क्यों हुआ? वो इसका इलेक्ट्रॉन जो ले गया। नहीं आया। पक्का? तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? टिल्लू क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इस पे मैं बोलूं कि कितना चार्ज आ गया, तो भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक्स्ट्रा क्या बचा? प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा वही तो चार्ज आया। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस ई। और ई की वैल्यू क्या होती है? नहीं यार। पक्का? टिल्लू बैठा था, टिल्लू बैठा है। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन कोई दे गया, एक इलेक्ट्रॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन दो, जल्दी दो। न्यूट्रल। और क्या हाल चल रहा है? चल ले पार्टी। फिर कोई इलेक्ट्रॉन ले गया, चार्ज हो गया। नहीं समझे? अच्छा टिल्लू के पास अगर धीरे से, टिल्लू के पास धीरे से जैकलिन आ गई, टिल्लू वहीं खड़ा था, जैकलिन धीरे से निकल रही थी, जैकलिन के पास नेगेटिव चार्ज था। टिल्लू उदास था जब चार्ज हो गया था, या खुश था? उदास था। जैकलिन बगल से निकल रही थी, उसके पास नेगेटिव चार्ज थी। जैसे ही नेगेटिव चार्ज जैकलिन आई, तुरंत जैकलिन अट्रैक्ट होकर टिल्लू के पास आ गई। टिल्लू ने बोला अबे ये तो बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है, वाह मुझे चार्ज ही रहने दो, सही है। तुरंत जैकलिन उसके पास आ गई। चार्ज इज द प्रॉपर्टी जो टिल्लू के पास आई, जिसकी वजह से जो दूसरी चार्ज थी वो इससे क्या हो गई? जैकलिन के पापा आ गए, इनके ऊपर कौन सा चार्ज था? टिल्लू ने तुरंत क्या कर दिया इनको? अरे अंकल चलिए, आया। तो चार्ज एक अब अच्छा बताओ, टिल्लू चार्ज होना रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा? तो समटाइम चार्ज अच्छा भी और समटाइम चार्ज बुरा भी। फील आया? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी। अच्छा अब देखो उसको मैं साइंटिफिक वे में बोलूं तो गाइस मैं बोल सकता हूं कि चार्ज
इज द इम्बैलेंस ऑफ, चार्ज इज द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं, बोल सकता हूं कि नहीं कि चार्ज क्या है? चार्ज इज द इम्बैलेंस ऑफ, इम्बैलेंस ऑफ, अलग डेफिनेशन बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज। अगर नंबर ऑफ किसी भी बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं हुए तो वो क्या होगा? चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब सारी चीजें बनाते चलो बच्चों, ये सब भी बनाओ तुम लोग, ये जितना चीजें ये सब बनाओगे उतना रिलेट कर पाओगे। नोट्स पूरा बनाया करो, जैसे मन लगा के पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, खूब हो गई मौज मस्ती, अब तो सिलेक्शन पाना है, ऐसा ही ये गाना है। स्कूल शुरू हो गए तुम लोग के सबके? बाकी बच्चों का खुल गया सबका? अभी नहीं खुला, अप्रैल में ही। आप लोग का, आप लोग का बेटा सबका? कोई कष्ट प्यारे बच्चों? अब आगे बढ़ जाएं। चलो नोट कर लो जल्दी। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलो, तो चार्ज बेसिकली समझ में आया कि चार्ज दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है, या बोल सकता हूं मैं एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, तुम्हें पता है कैसे आएगा? जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन कोई ले जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो उसका प्रोटॉन बच जाएगा ना। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब कोई प्रोटॉन दे जाएगा। आया? तो ये देखो, अगर ये बॉडी है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया, तो क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, और अगर इस बॉडी में, बॉडी है अपने पास, और इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे गया, तो ये क्या बन जाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो लेन देन किसका है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का भी लेन देन पॉसिबल। कोई तुमसे पूछे कि प्रोटॉन का लेन देन पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा आंसर? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तुम्हें नहीं लग रहा है 12th में चीजें याद रखनी है? सब्जेक्टिव लेक्चर हो रहा है, थोड़ा आसान लग रहा है 11th से, स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, ऐसा ही है 12th। कुछ लोग जैसे ही उनके सामने 11th बोल दो ऐसा मुंह बना लेते हैं, सर उसका नाम मत लीजिएगा मेरे सामने 11th के सिलेबस, पास होने में लाले पड़ जाते हैं। यहां तक कष्ट। चार्ज का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं?
क्यू। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होता है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस? पहला तो यही प्रॉपर्टी है कि मास विदाउट चार्ज, मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। लिख दो पहला, तो ये फिर से लिख लो, डायरेक्ट आता है एग्जाम्स में लिखने के लिए, उसको बढ़िया से लिखेंगे। चार्ज विदाउट मास इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बट मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। पहला हो गया। ठीक है, कोई कष्ट? सब चंगा सी। अब दूसरा सवाल है कि यार दूसरा पॉइंट ये है कि चार्ज और ऑफ टू टाइप, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। ये लिख लो जल्दी से। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। या प्रॉपर्टीज, यू कुड राइट दिस इन प्रॉपर्टीज आल्सो। चार्ज और ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तीसरी और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन? अब गाइस फील करो इस चीज को। जैसे सपोज करो कि अपने पास ये एक बॉडी है और इसके पास एक दो, ठीक है, ये एक बॉडी है एंड वी हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुछ ना समझ में आया तो वही बोलते रहो। अब मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो कितना चार्ज आएगा बॉडी पे? प्लस ही। अरे बोलो यार, अभी जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्रोटॉन अकेला हुआ ना, नहीं आया। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो, तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो, अच्छा 3.5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे? अंदर जाके हाथ डाल के इलेक्ट्रॉन काटोगे क्या पहले? नहीं निकाल सकते ना। तो Q इज इक्वल्स टू 3.5 E अगर तुमने निकाला तो ये पॉसिबल नहीं है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। This property is known as quantization of charge. Quantization of charge signifies that charge on a body is always be in integral multiple of charge on electron. मतलब Q is always equals to NE प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या 0 हो सकती है, या 3 हो सकती है, बट n की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1.5 2.5, ये नहीं हो सकता। नहीं समझे? नहीं 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 समझे, नोट करो जल्दी, समझ गए हो तो। It should be 1 1 2 3 4 5 6
and give only 10 problems. Right? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई मैं लिखवा भी दे रहा हूं क्योंकि उसकी डेफिनेशन बहुत आती है बोर्ड्स में और स्कूल एग्जाम्स में बहुत आएंगी। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज means charge on a body exists in the integral multiple of charge on electron। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है और बहुत यूज होगा, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस है, अभी हम लोग करेंगे भी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इस पे। अच्छा, एक बॉडी पे चार्ज 5.5 ही है, सही है गलत? एक बॉडी पे चार्ज 10/2 ही है, सही है ना? 10/2 ही तो 5 ही होता है, ऐसे कोई उल्लू बना देगा तुम लोग को। किसी बॉडी पे चार्ज भाई 15/5 है, किसी बॉडी पे चार्ज 7/2 है। 7/2 ही नहीं हो सकता, नहीं समझे? फीलिंग आ रही है, एक्टिंग तो नहीं कर रहा मेरे सामने कि सब समझ में आ रहा है, बाहर जाके बोले देखा कुछ नहीं समझे। अच्छा, कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं, क्लास में बैठे हैं, टीचर से ईगो में ले लेंगे। हिम्मत तो सिखा के दिखाइए कुछ, आप जो पढ़ाएंगे ना बाई गॉड कुछ नहीं सीखेंगे, औकात तो सिखाइए। बच्चों आया, हाँ चलिए आगे बढ़िए, हो गया। बाहर जाके दोस्त से बोले तुमको तो कुछ नहीं है, मुझे भी नहीं है, ये आज का जीत गए। अरे बेवकूफ हो गया, किसको हराना चाह रहे हो? सदुपयोग करो समय का, सदुपयोग। और अच्छा, सदुपयोग से याद आया कि सर क्लास 12 में हमको पढ़ने का, हम पढ़ पाते नहीं है सर, हम सोचते तो है पढ़ने की, बट हम पढ़ पाते नहीं है। तो गाइस, एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैंने कहीं सुनी थी कि यार मोटिवेशन से नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे सिर्फ एक चीज से, वो है अनुशासन से, डिसिप्लिन। तुमको अपना एक फिक्स रूटीन फॉलो करना पड़ेगा आने वाले 1 साल तक। तुम अगर ये सोचोगे कि तुम यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देख के तुम पढ़ने लगोगे, तो मिथ है, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। तुमको धीरे धीरे अपने लाइफ में डिसिप्लिन इनकलकेट करना है। अब उस डिसिप्लिन इनकलकेशन में ना बहुत लोग गलती कर देते हैं। अब आज मैंने बोला कि डिसिप्लिन इनकलकेट करना है, तो आज जाके कुछ लोग चार्ट बना लेंगे, 6:03 में आंखें खोलेंगे, सही 6:01 में खुल गई, ओ मेरा डिसिप्लिन खराब हो गया। 6:03 आंखें खुली, उसके बाद मैं पहला कदम 6:15 पे रखूंगा, बेड पे बैठ लेटे हुआ। इतना नहीं, पहले लिटिल लिटिल प्लान्स करना है। पहले अपना स्कूलिंग कोचिंग हटा के अपने प्लानिंग एग्जीक्यूशंस करने की, मुझे ये आर अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। फिर जब उसको कमांड कर लो तो फिर अपने मॉर्निंग आवर्स को ठीक करना है। मुझे मॉर्निंग आवर्स में रिवीजन रखना है, अपनी इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, फॉर्मुलेज देखना है, इसके लिए अलॉट किया, तब जाके पूरा दिन तुम्हारा प्लान होगा। और ये मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा दिन प्लान करके दे सकता हूँ, सबका अपने अकॉर्डिंग होता है। आई कुड हेल्प यू, बट यू नीड टू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। तो गाइस, इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान देना। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है गाइस कि तुम्हें पता ही है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। बिल्कुल, तो लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, तो पता है, अच्छा इस तरह से देखा जाए तो
दुनिया की हर बॉडी इस यूनिवर्स में ही है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मुझसे निकला तो तुम पे गया, नहीं आया, है ना, वही है ना। तो चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी बुक्स में बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उससे तुम्हें लेना देना नहीं है। बाकी जब वो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आएंगी तब उसके बारे में ध्यान देंगे, ठीक है। ये मेजर प्रॉपर्टीज तुम्हें ध्यान दो। क्लियर हो गई बात? इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई कष्ट? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके आगे वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, ये हम लोग सेशन एंड करके उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस